गुड मॉर्निंग लिसनर्स। आज हम लेखांकन की भाषा, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्यवसाय में बहुत सारी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो केवल अकाउंट्स में यानी लेखांकन में ही प्रयोग में लाई जाती हैं। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली मद है एसेट्स। एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो मूल्यवान होती हैं, जो व्यवसाय माल को, कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग देती हैं, माल को बनाने में अपना सहयोग देती हैं, जिनका व्यवसाय में दीर्घकाल तक प्रयोग होता है, वो सभी वस्तुएं एसेट्स हैं। Things which can be seen, touchable and felt, which are owned and controlled by the businessman, which are valuable, which are helpful in doing business and are using in business for a long period of time. These are all things are called as assets. Assets जो है, संपत्तियां जो है, उन्हें 6 प्रकार में बांटा जा सकता है। स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट्स, मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स, क्षयशील संपत्ति, वेस्टिंग एसेट, चालू संपत्ति, करंट एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट्स। संपत्तियों का निर्माण पूंजी और दायित्वों के योगदान से होता है। एक सूत्र है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मीन्स एसेट्स आर मेड इन बिजनेस बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन एंड आर लोन टेकन फ्रॉम द अदर पार्टीज ऑन दिस बिहाफ। स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक बनी रहेंगी और माल को बनाने में अपना योगदान देती रहेंगी। ये पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती। These assets which are continuously used in business for a long period of time and these are not meant for sale. इनके उदाहरण में हम कह सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। मूर्त संपत्तियां वो संपत्तियां जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो भौतिक अपने आकार में होती हैं। These assets are seen, touchable, can felt and having physical existence. इनमें उदाहरण के तौर पर हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, स्टॉक, ये सब को शामिल करते हैं। और अमूर्त संपत्तियां जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन व्यवसाय में अपना पूर्ण योगदान देती हैं। इनमें 4 संपत्तियां होती हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ट। तो ये इसके उदाहरण हैं, लेकिन ये दे आर हेल्पफुल इन फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स लाइक टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हमारी चालू संपत्ति यानी व्यवसाय को जो चलमान बनाए रखती हैं, चलाए रखती हैं, उसके लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें हम 1 साल में कभी भी नकद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें नकद की आवश्यकता पड़े तो हम इन्हें बेचकर 1 साल के अंतर्गत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर नॉट मेंट फॉर सेल। इफ द मैनेजमेंट वांट्स टू कन्वर्ट इट इनटू कैश, दे कैन बी कन्वर्टेड इन विदिन 1 ईयर। कृत्रिम संपत्तियां वह संपत्तियां जो केवल नाम मात्र की संपत्तियां हैं, वास्तव में इनका अस्तित्व होता ही नहीं है। ये बचे हुए डेबिट बैलेंसेस हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं और इन्हें धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं जैसे बड़ी मात्रा में किए जाते हैं और इन्हें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारे वर्षों में बांट कर इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में से ख़त्म किया जाता है। So fictitious assets are those assets which cannot be realized into cash and no further benefit can be derived from these assets. These are only the debit balances of any account which are shown on the asset sides and only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time. लाइबिलिटीज दायित्व वह राशि जो व्यवसाय ने देनी है, वापस करनी है, जो देय है जिसके लिए व्यवसाय उत्तरदायी है। एन अमाउंट विच आर पेबल बैक, रिटर्न बैक विद द इंटरेस्ट टू अदर पार्टीज फॉर विच बिजनेस लाइबल टू पे, विच आर ड्यू टू पे, फर्म ओन्स टू द अदर साइडर्स, इट्स कॉल्ड एन लाइबिलिटीज। They can be divided into 3 parts: fixed or long-term liabilities, current liabilities, contingent liability. स्थायी ऋण जो हैं, स्थायी दायित्व जो हैं, ऐसे दायित्व हैं
जो दीर्घकाल के लिए ऋण के रूप में लिए जाते हैं। और चालू दायित्व वह हैं जो अल्पकाल 1 साल की अवधि के भीतर वापस करने होते हैं, ऐसे ऋण होते हैं। और आकस्मिक दायित्व ऐसे दायित्व हैं जो अचानक किसी घटना के घटित हो जाने पर दायित्व के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमारा किसी कोर्ट में केस चल रहा है और वो हम हार जाएं तो भविष्य में वो हमारे लिए दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे, तो उन्हें हम आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाते हैं। इनका सूत्र है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो संपत्तियों में से यदि पूंजी निकाल दी जाए तो जो कुछ शेष बचता है वो दायित्व है। So those liabilities which can be paid back in a long period of time more than 1 year is called fixed liabilities, and those liability which are to be paid nearly within 1 year is called current liabilities. Contingent liabilities are those liabilities which are become created or made when a particular event occur. For example, if you get available a loan to someone with your own guarantee and that person in future refuses to pay it back, then liability will be created on your behalf. Another example is a court case against you. It will depend upon the future. If it will be in your favor, it is assets of your business, but if you will lose it, then it will create loss in future. नेक्स्ट इज़ द कैपिटल यानी पूंजी। जो कुछ व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगाया है वह नकदी, माल या संपत्ति के रूप में उसके कुल मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? पूंजी। वॉट एवर इज इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन अ बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स, इट्स मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज कैपिटल। पूंजी से व्यवसाय की संपत्तियां और माल की उत्पत्ति होती है। ये इसे भी हम 3 रूप में बांट सकते हैं। स्थायी पूंजी जो स्थिर रूप में बनी हुई है, जिसे एक बार व्यवसाय में लगाया जाता है। अस्थायी पूंजी जो बार बार परिवर्तनशील होती रहती है, हम बार बार लगाते रहते हैं। और कार्यशील पूंजी जो व्यवसाय को चलाए रखने के लिए आवश्यक होती है। पूंजी का सूत्र है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल हेल्प्स इन क्रिएटिंग एसेट्स एंड गुड्स इन अ बिजनेस। अगला है ड्राइंग। व्यवसायी द्वारा निजी और घरेलू प्रयोग के लिए जो भी कुछ व्यवसाय से निकाला जाता है, चाहे वह नकद रूप में है, माल रूप में है या संपत्ति के रूप में है, उन सभी के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? आहरण। इंग्लिश में से ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय अ बिजनेसमैन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, एसेट्स, इट्स मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज ड्राइंग। प्रविष्टि एंट्री व्यावसायिक व्यवहारों को लेखे की प्रारंभिक पुस्तक में यानी जर्नल में हम विधि के अनुसार, तरीके के अनुसार या नियम के अनुसार लिखते हैं, उसे हम प्रविष्टि कहते हैं। यानी रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इनिशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड एज जर्नल by following some proper method or rules or ways is called entry. Account खाता एक सूची है व्यक्ति, संस्था, संपत्ति, आय व्यय से संबंधित जो सभी व्यावसायिक लेन देनों को संक्षिप्त रूप में ब्यौरे के रूप में एक स्थान पर लिखती है। ये अंग्रेजी के टी अक्षर जैसी प्रारूप में बनाई जाती है। इसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जिसे हम नाम और जमा के रूप से भी जानते हैं। इट इज़ एन शेड्यूल अबाउट पर्सन, इंस्टीट्यूट्स, assets, income and expenses related to all business transactions in a brief or description form recorded at one place in a T form is called as account. It has 2 sides, debit and credit, and having 8 columns. डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं? नाम और जमा क्या है? खाता जो होता है उसके बाएं पक्ष को हम नाम के नाम से यानी डेबिट के नाम से जानते हैं और खाते के दाएं पक्ष को हम जमा यानी क्रेडिट के नाम से जानते हैं। एक व्यवहार को डेबिट करना और क्रेडिट करना ये खाते में दिखाया जाता है। नाम पक्ष की खतौनी को हम डेबिट एंट्री कहते हैं, जबकि जमा पक्ष की खतौनी को हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं। Business transaction which is shown in the left hand side of account is called a debit entry. On the other hand, transaction which is shown on the right hand side of the account is called as credit entry. अकाउंटिंग पीरियड लेखा अवधि वह समय अवधि जिसके भीतर हम लाभ आने की गणना करते हैं।
या यह कह लीजिए लेखांकन का कार्य करते हैं। लेखा अवधि जो है 12 महीने की अवधि होती है और ये वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष के आधार पर रखी जाती है। वित्तीय वर्ष जो इस वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होगा और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। कैलेंडर वर्ष जो इसी साल के कैलेंडर के रूप में फॉलो किया जाता है, जो 1 जनवरी से आरंभ होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। तो वह समय अवधि जिसके भीतर हम लाभ आने की गणना करते हैं या लेखांकन का कार्य करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड लेखा अवधि कहते हैं। इट्स अ टाइम पीरियड इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी इवैल्यूएटेड। इट्स अ 12-month पीरियड। इट कैन बी मेंटेन एज अ फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं? लेखांकन समीकरण एक सूत्र है, फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमारा पूरा लेखांकन निर्भर करता है। इट इज़ अ बेस्ड इक्वेशन और ये है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी व्यवसाय की संपत्तियां पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर। देनदार या डेटर ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जिनसे व्यवसाय ने पैसा लेना है, जिनको हमने उधार माल बेचा था, ऋण दिया था, वो भविष्य में हमारा पैसा हमें वापस लौटाएंगे। तो जिनसे हमने पैसा लेना है, ये हमारी फ़ायदे की चीज़ है कि भविष्य में हमें पैसा मिल रहा है, इसलिए इसे हम एसेट्स मानते हैं। तो दोज पर्सन हु पे बैक अमाउंट टू द बिजनेस or persons who owe an amount to a business or to whom goods and sold by a business on credit or to provide them any loan. These are called debtors of the firm. ऐसे ही क्रेडिटर हैं, लेनदार हैं, ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जिनको व्यवसाय ने पैसा देना है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा था या हमने ऋण लिया था, यानी व्यवसाय ने ऋण लिया था, व्यवसाय को लौटाना है। इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अल्पकालीन चालू दायित्व है आपका, जो आपको भविष्य में किसी को लौटाना है। यानी हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो हमें अब उसका पैसा वापस करना है। तो पर्सन्स हु सोल्ड गुड्स टू बिजनेस एंड बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट और अमाउंट इज टू बी पेड टू देम इन फ्यूचर। बैड डेट, बैड डेट्स की जो उत्पत्ति है अप्राप्य ऋण के रूप में भी जाना जाता है। ये देनदार से उत्पन्न होते हैं जिन्होंने हमें पैसा देना था। जब उधार बेचे गए माल की राशि हमें प्राप्त ना हो, उम्मीद ना हो, या देनदार हमारा पैसा देने से मुकर जाएं, वो पैसा वापस ना करें, तो उन्हें हम बुरे देनदार कहते हैं। इन्हें हम बैड डेट के नाम से या अप्राप्य ऋण के नाम से जानते हैं। When an amount of goods and sold on credit and has become irrecoverable from debtors and they are not paying back money to the business, they become bad, is called as bad debt. नेक्स्ट है डिस्काउंट, छूट, मूल्य में कमी, इसे हम कहते हैं। ये शीघ्र भुगतान के लिए या विक्रय को बढ़ाने के लिए दी जाती है। हम किसी भी कारण से अपने व्यवसाय को प्रगति में देखना चाहते हैं तो हम ये 2 रूप में दे सकते हैं, नकद कटौती के रूप में और व्यापारिक कटौती के रूप में। तो मूल्य में किसी तरह की जो कमी होती है, छूट होती है, उसे हम कटौती कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अगर हम शीघ्र भुगतान करने के लिए ये देते हैं जिससे हमें जल्दी पैसा मिल जाए तो उसे हम नकद कटौती कहते हैं। यदि हम सिर्फ अपने सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो हम हर प्रकार के क्रेता को, चाहे वो उधार खरीद रहा है हमसे, चाहे नकद खरीद रहा है, हम उनको देते ही देते हैं क्योंकि हमारा पर्पस होता है सेल को बढ़ाना, तो उसे हम व्यापारिक कटौती कहते हैं। तो इट्स एन रिबेट और डिक्रीज इन प्राइस फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और फॉर इंक्रीजिंग इन सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज डिस्काउंट। आय, इनकम, इनकम जो व्यवसाय की पूंजी और संपत्तियों में वृद्धि करे। आगम का व्यय पर जो अधिक होता है उसे भी इनकम कहा जाता है। वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त राशि में से यदि हम वस्तुओं के निर्मित करने का जो खर्चा है वो निकाल दें तो वो आय होती है। तो सूत्र बनता है इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एन अमाउंट विच इंक्रीजेज द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. It can be calculated by the difference gained from sales of goods and cost of goods sold. Revenue, आगम किसे कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय मूल्य से जो प्राप्त राशि होती है उसे हम आगम कहते हैं। या ये कह लीजिए कि किसी भी स्रोत से जो नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय होती है उसे हम आगम कहते हैं। Selling price of goods and services is called as revenue or income of a regular nature from any source like rent received, discount received, interest or dividend received. Next is expenses, व्यय,
उन खर्चों को जो व्यवसाय को चलाने के लिए किए जाते हैं, जिनके बदले में सेवाएं प्राप्त होती हैं, जैसे वेतन, भाड़ा, किराया, मजदूरी, हास, विक्रय की लागत। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने और विक्रय करने के लिए जितने भी खर्चे हम वहन करते हैं, उन सब की लागत को हम खर्चे का नाम देते हैं। Cost incurred in doing business, which helps in acquiring services like salary, carriage, rent, wages, depreciation, cost of goods sold, cost incurred in producing goods and services, or cost of making sale are all called as expenses. खर्च, expenditure, expenses और खर्च एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान किसी संपत्ति को खरीदने से संबंधित या माल और सेवाओं को खरीदने से संबंधित जो भी हम भुगतान कर रहे हैं, वो सब एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पूंजीगत खर्चे, आयगत खर्चे, और स्थगित लाभगत व्यय को भी इसमें शामिल किया जाता है। पूंजीगत खर्चे यानी स्थायी संपत्तियों को खरीदने से संबंधित जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, या स्थायी संपत्ति के मूल्यों को बढ़ाने के लिए एक बार के खर्चे भी इन्हें कहा जाता है। इनका लाभ हमें अनेक वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, तो ये सब हमारे पूंजीगत खर्चे होते हैं। आयगत खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो बार बार किए जाते हैं और व्यवसाय के सामान्य संचालन से वो संबंधित होते हैं, जबकि स्थगित लाभगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण व्यवसाय को लंबे समय तक हमें लाभ प्राप्त होता रहेगा। जैसे विज्ञापन का खर्चा किया, आज विज्ञापन कर लो और उससे हमें जो सेल बढ़ेगी वो हमें कई वर्षों तक मिलती रहेगी। तो ये सब हमारे स्थगित लाभगत व्यय है। तो एनी पेमेंट्स फॉर द रिसीप्ट्स और द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिट्स, दीज आर ऑल कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर. Payment made for acquiring assets, goods and services. They can be divided into three parts: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Capital expenditure means expenses relate to buying of fixed assets which increase the value of fixed assets, or it is also called as one-time expenses which gets the benefit for a long period of time. On the other hand, revenue expenditures are recurring expenses related to the operation of business. Deferred revenue expenses are those expenses which incurred in current year but their benefit towards profit are likely to be derived over a number of years. Next is cost, लागत. वह राशि जो वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भुगतान की जाती है, यह वास्तव में भुगतान की जाती है और अदत्त रूप में भी भुगतान की जा सकती है। तो पेमेंट्स विच आर मेड फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज एक्चुअली पेड और टू बी पेड इन फ्यूचर बाय मेक इट ड्यू और आउटस्टैंडिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं? लागत, कॉस्ट. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. किसी लेन देन के परिणाम स्वरूप मौद्रिक रूप में प्राप्त होने वाली राशि को हम लाभ कहते हैं। लेखांकन अवधि में कुल व्ययों पर अधिक्य कुल आगम का, यह लाभ विनियोग और पूंजी में वृद्धि करते हैं। लेखांकन अवधि में कुल आगम का कुल व्यय पे जो अधिक्य है उसे भी हम लाभ कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, और यह भी कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल इनकम. Monetary value obtained by business transactions is called as profit. It is a surplus or excess of total revenue over total expenses. Profit increases investment and capital. Next is loss. किसी कारण से या घटना के परिणाम स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं होता तो उसे हम हानि की संज्ञा देते हैं। लेखांकन अवधि में कुल व्यय अगर कुल आगम से अधिक हो जाते हैं तो वो हानि कहलाते हैं। चोरी से भी हानि हो सकती है, अग्नि से भी हानि हो सकती है। तो लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू. नो गेन्स obtained by any business due to any event or cause is called as loss. Surplus or excess of total cost over total revenue. There is a loss by theft or loss due to fire. Next is bill receivable, प्राप्त बिल. जब विक्रेता द्वारा क्रेता से एक लिखित प्रमाण जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद क्रेता उधार राशि के भुगतान का वादा करता है, उसे हम प्राप्त बिल कहते हैं. When a written undertaking from a buyer to get the payment after a fixed period has taken on some legal instrument of credit
इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल। ये डेटर के संबंध में होते हैं, देनदार के संबंध में। देनदार को हम सुरक्षित करते हैं इससे, टू सिक्योर डेटर अवॉइड फॉर बैड डेट रिस्क, इसलिए हम इन्हें बिल रिसीवेबल और प्राप्त बिल कहते हैं। इसलिए संपत्ति होते हैं, इनसे हमें फ़ायदा होने वाला है। देनदार के ऊपर है, देनदार संपत्ति है, तो बिल रिसीवेबल भी संपत्ति है, उनको सिक्योर कर लिया आपने। इसी के ठीक उल्टा बिल पेबल होते हैं। बिल देय बिल के नाम से जाने जाते हैं, जब क्रेता विक्रेता को एक निश्चित अवधि के बाद उधार राशि के भुगतान का वचन लिखित प्रमाण के रूप में दे देता है, तो वो देय बिल बन जाते हैं, बिल पेबल। When a purchaser promised to make payment after a certain period on a credit instrument is called as bill payable. It is a liability. It can be secure creditor for avoid non-payment risk. Goods, माल, ऐसी वस्तुएं जिसमें व्यापार या व्यवसाय किया जाना है, या जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, या जो लाभ के लिए बेची या खरीदी जाती हैं, इन सब को हम गुड्स या माल कहते हैं। ये क्रय के रूप में, क्रय वापसी के रूप में, विक्रय के रूप में, विक्रय वापसी के रूप में होती है। 4 रूप में होती है। क्रय मतलब पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया माल। क्रय वापसी मतलब खरीदे गए माल को वापस करना। विक्रय मतलब लाभ उद्देश्य से बेचे गया माल, जबकि विक्रय वापसी हुई व्यापारी द्वारा बेचे गए माल को वापस कर देना। तो आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और बॉट फॉर रीसेल विद प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड एज गुड्स। It can be in 4 forms: purchase, purchase return, sales and sales return. Purchase means goods purchased for resale. Purchase return means purchased good returned to the creditor or seller. Sales means sale of goods for profit motive. It is also called as turnover. Sales returns means sold goods received back to the businessman. These are all called as गुड्स। नेक्स्ट इज स्टॉक, इन्वेंट्री। हिंदी में इसे स्कंद, रहतिया, स्टॉक इन नामों से जाना जाता है। बिना बिका माल जो होता है उसे हम स्कंद मानते हैं। किसी व्यावसायिक वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाए तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक। अगर वो वर्ष के अंत में रह गया तो अगले वर्ष के शुरू में वो पिछले साल वाला ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, प्रारंभिक रहतिया। और वर्ष के अंत में जो रह जाएगा उसे हम अंतिम स्टॉक कहेंगे। सो गुड्स लाइंग अनसोल्ड इज कॉल्ड एज स्टॉक। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, और इट विल बिकम अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फॉरवर्डिंग ईयर। गुड्स लाइंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. It can be classified into raw materials, semi-finished goods और finished goods. कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल में भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। कच्चा माल मीन्स अनयूज्ड रॉ मटेरियल, ऐसा माल जिसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, अभी करना है, उससे कोई चीज़ बनानी है, लाइक कॉटन इन क्लोथ मिल। नेक्स्ट इज अर्धनिर्मित माल, जो अभी ना कच्चे के रूप में ना पक्के के रूप में, बीच की अवस्था में, उसे हम अर्धनिर्मित कहेंगे। पार्टली फिनिश गुड्स, लाइक कॉटन क्लोथ्स में जो थ्रेड होगा वो पार्टली फिनिश गुड्स है। और फिनिश गुड यानी निर्मित माल, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गुड्स विच इज़ गोइंग टू बी सोल्ड। जो बिकने के लिए तैयार है वो माल निर्मित माल है। जैसे कपड़ा मिल में क्लोथ जो है वो निर्मित माल हुआ। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में संपूर्ण लेखांकन की जो एक शब्दावली है उसका गहनता से अध्ययन किया। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स से परिचित होइए कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, अकाउंट्स को कैसे किया जाता है। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बिजनेस स्टडी के चैनल के लिए आप नित्य दर्शन से भी जुड़ें। धन्यवाद।